तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है जिनमू के साथ कौन कौन से सेक्ट आकर मिल चुके हैं। कोंग डेंग सेक्ट, माउंट वू सेक्ट, जिन इन और नाम सोरियोंग, दूसरा एमियाई सेक्ट और क्विंचन सेक्ट से यंग हा और क्वांग सियोंग, और तेंग क्लैन से तेंग गीमून और साथ में तेंग मिरियो। इसके अलावा हेवनली टेम्पेस्ट स्क्वाड्रन से एल्डर क्वांग मू सियोंग, इसके बाद मून क्लाउड स्क्वाड्रन से एल्डर नाम ग्योंग ग्यान हुई, ब्लड प्लेट स्क्वाड्रन जिसका की लीडर है स्वॉर्ड मास्टर सियो मू सियोंग, फ्लाइंग बैरन स्क्वाड्रन जिसका की लीडर है मार्शल लीडर मा दो क्योंग। इसके अलावा रोजी स्काई स्क्वाड्रन से एस्टिमेटेड एल्डर क्वांग चियोल जो कि जिनमू के अंकल भी होते हैं। इसके अलावा साथ ही पिछले एपिसोड में जिनमू की जो स्वॉर्ड टूट गई थी सनफ्लावर एल्डर बेंग सोवोल जिनमू को उसकी स्वॉर्ड भी लौटा देता है और लौटाते हुए कहने लगता है यह बिना धार वाली स्वॉर्ड, इसमें किसी तरह की ब्लेड नहीं है तो इसलिए इसे किसी भी म्यान की जरूरत नहीं है। जिनमू अपनी सनफ्लावर को लेता है और एल्डर का थैंक यू करता है। इसके बाद जिनमू सभी लोगों को करेज करता है। अब वह सभी लोग म्योंग युल चैन से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट बिल्कुल भी पीछे छुप कर नहीं रहने वाला है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत सारी बोट्स का सीन और साथ ही शिप के ऊपर दिखाया जाता है सेंट्रल हेवनली अलायंस के बहुत सारे लोगों को जो कि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुके थे। यह नजारा जो कि एकदम से पूरी तरह से शांत था। सेंट्रल हेवनली अलायंस के सभी लोग जो कि धीरे से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं तभी उन्हें तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, धिक्कार है, इस बोट के अंदर तो छेद हो गया, जल्दी करो और इसे रोको। सेंट्रल हेवनली अलायंस के सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं तभी हमें उस बोट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बैम्बू की हेल्प से छेद हो गए होते हैं। सेंट्रल हेवनली अलायंस के एक एक करके सभी बोट्स के अंदर इसी तरह से छेद होने लगते हैं तो कोई कहता है दुश्मन हमारे नीचे है, जल्दी करो, उन्हें रोको। लेकिन वह सभी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही दिखाया जाता है उनकी सभी बोट एक एक करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है और सिर्फ वहां पर रह जाते हैं तो लकड़ी के टुकड़े जो कि पानी के ऊपर तैर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि पानी के अंदर से निकलते हैं। इसके बाद कोई कहता है उन्हें बहुत लंबे समय पहले पानी के अंदर इस तरह से अटैक करने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या वह ओल्ड फॉक्स वह इतनी लंबी दूर तक सोच सकता है। यह होती है ब्लड प्लेट स्क्वाड्रन और यहाँ पर मू सियोंग अपने सभी लोगों से कहता है नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें पहाड़ों के अंदर बीच में सेंट्रल हेवनली अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी सेना होती है और सभी नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वह सभी लोग जो कि दोनों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए थे, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी दिखाया जाता है एक एरो को जो कि तुरंत एक रस्सी को काट देती है जिसकी वजह से दिखाया जाता है बहुत सारे पत्थर टूटकर तुरंत ही सेंट्रल हेवनली अलायंस के लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं और दिखाया जाता है दो आंखों को। ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि होता है मा दे क्योंग जो कि कहने लगता है यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मिलिट्री एडवाइजर ने कहा था। तुरंत ही अपने बो को पीछे रखता है और अपने सभी लोगों से हंसते हुए कहने लगता है तो चलो नेक्स्ट टारगेट की तरफ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से पहाड़ों के अंदर म्योंग युल चैन का तीसरा बेटा म्योंग जुन को दिखाया जाता है जो कि वहां से आते हुए कह रहा होता है इस बार निश्चित ही मैं इसे पूरी तरह से हासिल कर लूंगा और ऐसा करने के बाद मैं भी अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चालू कर दूंगा। लेकिन म्योंग जुन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वह अपने सामने देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हमें सामने से दिखाया जाता है जिन मू वॉन को कि उन सभी के सामने आकर खड़ा हो गया होता है। में म्योंग जुन का एक शख्स म्योंग जुन को बताता है कि यह नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का सेक्ट लीडर जिन मू वॉन है। म्योंग जुन जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है तो अच्छा यही जिन मू है। म्योंग जुन तुरंत ही अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और कहने लगता है तो हेवंस भी आज मेरे साथ है, पकड़े जाने वाला शख्स खुद मेरे सामने आ गया। म्योंग जुन तुरंत ही जिनमू से कहने लगता है तो तुम ही जिन मू वॉन हो, मैं म्योंग फैमिली से म्योंग जुन हूँ, आखिर तुमने हिम्मत कैसे कर दी इनविंसिबल रियोन फैमिली के सामने आकर इस तरह से अकेला खड़ा होने की। तो फिर मुझे लगता है इसी वजह से तुमने हमारी फैमिली के खिलाफ युद्ध करने की हिम्मत की है। यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे सामने हो गया है। म्योंग जुन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिनमू को दिखाया जाता है जो कि उसके गले के ऊपर कट लगाकर उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया होता है। जिनमू तुरंत ही उसके पास से आगे निकल जाता है। म्योंग जुन जिसकी गर्दन कट गई होती है गिरते हुए कहने लगता है यह सन ऑफ बिच है, अभी बातें कर रहा था लेकिन अब इस चीज का कुछ भी फायदा नहीं था। म्योंग जुन की गर्दन को दिखाया जाता है जो कि उसके शरीर से कटकर पूरी तरह से अलग हो गई होती है और जिनमू उसकी तरफ देख रहा होता है। अगले ही पल जिनमू जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और हमें सामने दिखाया जाता है डैम सोचियन को जो कि अंधेरे से निकलता है और जिनमू का नाम लेता है।
दूसरी तरफ से म्योंग जुन, इसकी गर्दन कट गई होती है, नीचे पड़ा हुआ था, कहने लगता है यह सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से बेकार था और उसके जितने भी सबॉर्डिनेट थे, यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उन्हें समझ पाने का मौका भी नहीं मिला था। जैसे ही उन्हें समझ में आता है तो तुरंत ही सभी लोग जिन्मू की तरफ अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ गए होते हैं। जिन्मू म्योंग जुन की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है क्या तुमने कहा कि मैं अकेला हूँ? और पीछे से सभी लोग जिन्मू की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिन्मू कहने लगता है अब मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ और एक ही झटके में दिखाया जाता है जितने भी लोग जिन्मू की तरफ आगे आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, बीच में ब्लड ब्लेड स्क्वाड्रन आ जाती है और एक ही झटके में सभी लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। इतने में जिन्मू का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है डैम सूचियन जो कि जिन्मू की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही उसके म्योंग फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स थे। डैम सूचियन जैसे ही सामने आता है वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है तुरंत ही सभी के ऊपर अटैक कर दो और उसके सभी लोग ऑर्डर सुनते तुरंत ही फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। डैम सूचियन जिन्मू के पास आता है और उसे कहने लगता है तो बहुत लंबा समय हो गया सेक्ट लीडर जिन्मू। इसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में पूरी तरह से शांति छा जाती है। दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। जिन्मू जैसे ही डैम सूचियन का नाम लेता है तो इस पर सूचियन कहने लगता है मुझे सिर्फ इसके बारे में बताओ, क्या तुमने ही इंटरफेयर किया था इंसान से इस होने वाली लड़ाई के बीच में जो कि साइलेंट नाइट के साथ चल रही थी? जिन्मू इस पर डैम सूचियन से कहने लगता है यह सब कुछ मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। सेंट्रल हेवनली अलायंस और साइलेंट नाइट दोनों की ही ताकत का फायदा उठाने का यह सब कुछ दोनों तरफ की फोर्स की ताकत को कम करने का एक छोटा सा प्लान था। सूचियन जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से कुछ ऐसे लोग जिन्हें कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था वह मारे गए हैं। सिम वॉनी और इवन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का लीडर, तुम्हें सचमुच उनके साथ इस तरह से करने की जरूरत थी? क्या तुम्हें सचमुच उन्हें मारने की जरूरत थी? क्या तुम्हारे पास सचमुच सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे कि तुम अपने प्लान को सक्सेस कर सको? सूचियन तुरंत ही जिन्मू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है मुझे हंसाओ मत, यह सब कुछ तुम्हारा सोची समझी साजिश थी जैसे कि अब तुम सिर्फ एक प्लान का नाम दे रहे हो। और डैम सूचियन का पंच वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके बाद जिन्मू को दिखाया जाता है वो उसके पंच से काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है। जिन तुरंत ही फिर से मुख के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता और कहने लगता है अगर तुम उस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो साइलेंट नाइट मैन फोर्स के एम्बुश की सक्सेस के साथ कौन जानता है कि बैटलफील्ड का आज सिचुएशन किस तरह का होता। और डैम सूचियन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके लगते ही जमीन पूरी तरह से शेल्टर हो जाती है। लेकिन जिन्मू को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उसके पीछे आ गया होता है। सूचियन को आवाज देता है लेकिन सूचियन तुरंत ही पीछे जिन्मू के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है हे रॉन्ग, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हे रॉन्ग वह नहीं मरती, वह अभी भी जिंदा रहती। जिन्मू इस पर सूचियन से कहने लगता है कि यह हमारे प्लान के अंदर नहीं था, अब सचमुच इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि मुझे इसके लिए कितना ज्यादा दुख है। सूचियन तुरंत ही और भी ज्यादा अटैक जिन्मू के ऊपर करने लगता है और कहता है तुम बास्टर्ड अपने मुंह को बंद रखो, इन्हें हमेशा से ही तुम्हें एक हीरो माना था जो कि आगे चलकर दुनिया को बदलेगा। सूचियन तुरंत ही अपना एक और पावरफुल पंच जिन्मू की तरफ मारते हुए कहने लगता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और यह पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो जमीन भी पूरी तरह से शेल्टर होती जा रही थी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूचियन वह भी कम पावरफुल नहीं है। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है जिन्मू की सनफ्लावर को और जिन्मू सिर्फ अपनी एक स्लेश से ही सूचियन के अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। उसके बाद जिन्मू सूचियन से कहने लगता है कि इस वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज करने में हम दोनों का प्लान बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इवन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड जिसने की वॉर को पूरी तरह से खत्म किया वह एक मेजर फोर्स थी सेंट्रल हेवनली अलायंस के अंदर। इस बात को पूरी तरह से एडमिट करता हूँ कि पर्सनल रिवेंज इस चीज का एक हिस्सा था। हालांकि लेडी हेई रॉन्ग का मामला वह प्लान का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था, यह सचमुच एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। वो आगे कहने लगता है मैंने बदला लेने के लिए एक छोटी सी चिंगारी से शुरुआत की और इतने सारे लोगों की डेथ और बहुत सारा कर्मा इकट्ठा कर लिया है सिर्फ इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। मुझे फ्यूचर में जरूर इस चीज का दंड भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ से सूचियन को दिखाया जाता है जिसने कि अपने आप को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लिया होता है और जिन्मू से कहने लगता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें बराबर इसके लिए सजा मिल रही है, तो क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है कि यह इतना ज्यादा आसान होगा जितना तुम कह रहे हो? सेक्ट लीडर जिन सूचियन भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और जिन्मू से आगे कहने लगता है सिर्फ बदलाव के नाम पर हर चीज को कर देना। जिन्मू वॉन तुम एक विलन और वेंसफुल स्पिरिट यानी कि दुष्ट आत्मा से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो।
तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिन्मू की तरफ और कहने लगता है मैं अकेला ही काफी हूँ इस पूरे संसार को पूरी तरह से चेंज करने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की। दूसरी तरफ से जिन्मू जो कि खामोशी से उसकी बातों को सुन रहा होता है कहने लगता है यह ऐसा ही होना था और तुरंत ही खुद भी अटैक करने के लिए डैम सूचियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके अगले ही पल दिखाया जाता है दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास में पहुंच गए होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए और एक ही झटके में दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस मार पाते तो दोनों ने ही एक दूसरे के हाथ को अपने एक एक हाथ से रोक लिया था। दिखाया जाता है डैम सूचियन को जिसने की जिन्मू की स्वॉर्ड को सिर्फ अपने हाथ से रोक लिया था तो दूसरी तरफ से जिन्मू ने भी उसके पंच को अपने हाथ से रोक दिया था। इसके बाद दोनों के बीच में ही स्टार्ट हो जाती है एक जबरदस्त फाइट। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी रफ्तार से अटैक करना चालू कर देते हैं। जैसे ही डैम सूचियन व जिन्मू के ऊपर अटैक करने की फिर से कोशिश करता तो जिन्मू इस बार भी बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड से उसके हर अटैक को डिफ्लेक्ट करता जा रहा था। लेकिन जिन्मू इस बार काफी खतरनाक अटैक सीधा ही डैम सूचियन के ऊपर कर देता है। लेकिन डैम सूचियन तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड से बचकर तुरंत ही अपने पंच को तैयार कर लेता है और सीधा ही जिन्मू को दे मारता है। और जैसे ही अभी अटैक जिन्मू को लगता है तो इसे जिन्मू की हालत को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खराब हो जाती है। इस पंच का पावर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यह बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए जिन्मू को दूर फेंक देता है। लेकिन जिन्मू किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड के दम पर अभी भी टिका हुआ था। लेकिन जैसे ही जिन्मू अपने सामने देखता है तो जिन्मू को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि डैम सूचियन को दिखाया जाता है जो कि जिन्मू के बिल्कुल ऊपर आ गया होता है जिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए। और यह होती है इसकी डिवाइन लाइटनिंग मोनार असेंडेंट सेंट्रल लेस्टल क्यूआई। अब इस अटैक की पावर को देखने के बाद दूसरी तरफ से जिन्मू वह भी पूरी तरह से तैयार हो गया था अपनी सनफ्लावर को लेकर। यह होती है जिन्मू की हेवनली ओवरवेलमिंग डीमन शैडो ब्लेड हेवनली शैटरिंग शी। इसके बाद दिखाया जाता है दोनों ही पूरी तरह से तैयार होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए और इसी एक अटैक से लगता है सब कुछ पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। के बाद दिखाया जाता है दोनों की ही एनर्जी पूरी तरह से एक दूसरे से क्लैश करने लगती है। इसके बाद दोनों की एनर्जी टकराने के बाद पूरी जगह को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे जैसे धूल शांत होती है दिखाया जाता है डैम सूचियन के हाथ को जो कि बिल्कुल जिन्मू की गर्दन तक पहुंच गया था। लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है जिन्मू ने अपनी सनफ्लावर को डैम सूचियन की गर्दन पर लगा रखा होता है और अपने दूसरे हाथ से डैम सूचियन के उस हाथ को भी रोक दिया था इसे डैम सूचियन अटैक करने वाला था। तो आप इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिन्मू ने डैम सूचियन को पूरी तरह से ओवरपावर्ड कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। मूसियोंग के साथ ब्लड ब्लेड स्क्वाड्रन को दिखाया जाता है इन्होंने की बहुत सारे लोगों को सफाया कर दिया था। मूसियोंग अभी भी कई सारे बंदों को मारता जा रहा था। तभी इतने में उसका ध्यान जाता है सीधा आसमान में। आसमान के अंदर जांग दाइसेव के ईगल को दिखाया जाता है। जैसे ही मूसियोंग का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो वह तुरंत ही अपने लोगों को सीटी मारकर एक सिग्नल देता है। इसकी वजह से ब्लड ब्लेड स्क्वाड्रन के जितने भी लोग अभी तक फाइट कर रहे थे वह तुरंत ही बड़ी रफ्तार से एक तरफ भागने लगते हैं। इसे देखकर म्योंग फैमिली के जितने भी गार्ड होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर एकदम से ये लोग क्यों भागने लगे। म्योंग फैमिली के सारे लोग बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत ही ब्लड ब्लेड स्क्वाड्रन पीछा करने लगते हैं और कहते हैं कमीने अब यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं। इनमें से कोई भी आज जिंदा बचकर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन ब्लड ब्लेड स्क्वाड्रन के जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही जंगलों के अंदर भाग जाते हैं। के बाद सीन चेंज होकर हमें फिर से दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर भी जोरों शोरों से फाइट चल रही होती है। म्योंग फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स मारते जा रहे थे और उन सभी से फाइट कर रहा होता है मा दे क्योंग अपने लोगों के साथ में। इतने में मा दे क्योंग का ध्यान पीछे किसी चीज के ऊपर जाता है और उसके पीछे दिखाया जाता है उन दाइसो का डॉग को। मा दे क्योंग जैसे ही उस डॉग को देखता है तो तुरंत ही अपने घोड़े को पीछे की तरफ हटा लेता है और अपने सभी लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहता है यानी कि पीछे हटने के लिए कहता है। इसके बाद उसके सारे लोग वह भी ऐसा ही करते हैं और तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। म्योंग फैमिली के जितने गार्ड अभी तक उनसे फाइट कर रहे थे सभी जैसे ही उन्हें पीछे हटते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं यह सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं जल्दी से इनका पीछा करो। तो अब इसके बाद एक तरफ से मूसियोंग अपने पीछे बहुत सारे लोगों को भगा कर लेकर आ रहा था तो दूसरी तरफ से मा दे क्योंग वह भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को पीछे भगा कर लेकर आ रहा था। इसके बाद ऊपर से दिखाया जाता है सबसे पहले मा दे क्योंग और दूसरी तरफ से मूसियोंग अपने लोगों के साथ आ रहा होता है और दोनों बड़ी स्पीड से एक ही रास्ते से आगे चले जाते हैं। इसके बाद बारी आती है म्योंग फैमिली के सारे गार्ड्स के। वह सारे वॉरियर्स जो कि उनका पीछा कर रहे थे वह भी उनका पीछा करते हुए उसी रास्ते से आगे जाने लगते हैं।
इसके बाद यह सारे वॉरियर्स जैसे ही यह उनका पीछा करते हुए आगे जाते हैं, तभी यह आगे जाकर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि उनके सामने एकदम से ये क्या आ गया। वह सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं यह एक इल्यूजन है और हम इसमें फंस गए हैं। और दिखाया जाता है जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी इल्यूजन फॉर्मेशन को। इसके थोड़ी देर बाद उन सभी सैनिकों को दिखाया जाता है जिनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वह सारे लोग जमीन पर पड़े हुए थे, आपस में कहने लगते हैं मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई और कहने लगता है लानत है, यहाँ तक कि मैं अपने शरीर को भी नहीं हिला पा रहा हूँ। इसी तरह से सारे सैनिक धरती में पड़े हुए थे और उनके थोड़ी देर दूर पर दिखाया जाता है जिन्मू और उसके सारे सबॉर्डिनेट दूर से खड़े होकर उन सभी को इस तरह से जमीन पर लेट-पोट होते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन अभी भी जिन्मू इनमें से पूरी तरह से गायब था। उसके बाद नॉर्थन हेवनली सेक्ट के सारे लोग उन सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पीछे चियोंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के पीछे खड़ा होकर अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन को मेंटेन करने में लगा हुआ था और कहने लगता है कि ह्यूमंस ब्रेन वह इतना ज्यादा बेकार होता है, अगर वह एक बार किसी ट्रैप में फंसता चला जाए तो उसे डुबाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। यह होती है इसकी फॉर्मेशन गेट ऑफ हेवंस कैंप। चियोंग इन इतना कह ही रहा होता है तभी वह अपने सामने देखकर किसी चीज को काफी ज्यादा चौंक जाता है। चियोंग इन को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हो गई थी, जिसकी वजह से चियोंग इन तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है और हमें पीछे दिखाया जाता है मियोंग फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स जो कि उस जगह पर आ गए होते हैं। चियोंग इन जैसे इन सभी को देखता है उसके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं और अपने उन्हें कहता है जितना मैंने इन लोगों के बारे में सोचा था ये सभी लोग उससे भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रुप्स को फॉलो अप कराने के लिए प्रिपरेशन की गई थी एक वाइंड रेज फॉर्मेशन पिट हेवंस कैंप की, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह लोग उसे इतनी आसानी से तोड़कर इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। में उसका ध्यान जाता है जीमेन हुआ के ऊपर और उसे देखकर कहने लगता है मेरे इतने सालों की मेहनत क्या उसने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। नोबल और इंटेलिजेंट कहे जाने वाले जीमेन हुआ सचमुच काफी ज्यादा शानदार है। चियोंगिन जो कि बिल्कुल वही भी जीमेन हुआ को ही देख रहा होता है में जीमेन हुआ से कहने लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की 10,000 फिनोमिना हेवनली रिंग फॉर्मेशन और परफाउंड मेज फॉर्मेशन को एक साथ लाने की, लेकिन क्या तुमने सचमुच इसके बारे में सोचा था यह मेरे लिए कोई बड़ी समस्या होगी। सॉरी, जिसे मैं अभी तक चियोंग इन बोल रहा था वो है हा जिनवॉल मिलिट्री एडवाइजर। जीमेन हुआ जिनवॉल से आगे कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि यह मेरे इतने ज्यादा मुश्किल होगा। माँ दे क्यांग का ध्यान भी उन लोगों के ऊपर जाता है और एक तरफ देखते हुए कहने लगता है तो फाइनली तुमने अपने आप को दिखा दिया। दिखाया जाता है सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, यह होता है डैम जियोक्सेम डैम सुचियन का फादर, जो कि कहने लगता है माँ दे क्योंग से अभी भी इन छोटी छोटी चीजों को लेकर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी ही वजह से मुझे खुद को यहाँ पर आना पड़ा, यह कितना ज्यादा पैथेटिक है। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवंस के खिलाफ जाने की, तुम्हारे मन में जो ये फीलिंग आई है मैं इसका नतीजा तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। इतना कहते ही डैम जियोक्सेम के पीछे दिखाया जाता है हमारी इस पूरी सीरीज का सबसे मेन विलन म्योंग युल चेन, जो कि आराम से बैठकर अपने सिगार को फूंक रहा होता है। म्योंग युल चेन सामने देखते हुए कहने लगता है अब तुम सचमुच इस शापित चीज मास्टर को इतनी बुरी तरह से मिलना चाहते थे, बहुत अच्छे, तुम सचमुच काफी ज्यादा पैथेटिक हो। मैं खुद इस जगह पर आया हूँ तो कम से कम मुझे अपने टैलेंट को तो दिखाओ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दूसरी तरफ एल्डर कॉन्ग मूसियोंग को दिखाया जाता है, वह भी दूसरे लोगों से फाइट करने में बिजी था। इसके बाद टैंग क्लैन के टैंग की मून और टैंग मिरियो को दिखाया जाता है जो कि जितने भी लोग घायल होते जा रहे थे उन सभी को तुरंत हील करने में लगे हुए थे। इसके बाद यह होता है जिनमू का अंकल हांग चियालो और साथ में मूसियोंग, जो कि दोनों ही किसी से फाइट कर रहे होते हैं और उनके सामने खड़ा हुआ था डैम जियोक्सेम जिसका ध्यान पूरी तरह से सामने की तरफ होता है। भी पीछे से एक एरो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन डैम जियोक्सेम तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने हाथों से ही उस एरो को पकड़कर वहीं पर तोड़ देता है और यह एरो चलाने वाला होता है बैड ब्लड कहे जाने वाला मा दे क्योंग। इसके बाद इसी फाइट के अंदर हमें जिनवॉल को दिखाया जाता है जो कि जीमेन हुआ से फाइट करने में लगा हुआ था, क्योंकि यह दोनों ही स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इसी वजह से इनकी टकराव हो रही होती है एक दूसरे की फॉर्मेशंस में। जीमेन हुआ जिनवॉल से कहने लगता है फॉर्मेशंस की कई सारी लेयर बनाई है, इन्हें तोड़ने में तुम्हें काफी लंबा समय लग जाएगा, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया था, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। दूसरी तरफ से जिनवॉल देखिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन साथ में वह काफी ज्यादा घबराया हुआ भी था कि उसके सामने उसे तेज दिमाग कहे जाने वाला जीमेन हुआ था।
इसके बाद सीन चेंज होकर हमें हेवनली नॉर्थर्न सेक्ट के वॉल का सीन दिखाया जाता है और दीवार के ऊपर मुजिंग और जंग 2300 खड़े हुए थे। मुजिंग सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं तो इसी बारे में सोचकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता जा रहा हूँ कि आखिर वहां पर चीजें किस तरह से जा रही होंगी, क्या सभी लोग ठीक होंगे। 2300 इस पर कहने लगता है, मुझे उम्मीद है ऐसा होगा, जल्दी ही हमें उनकी खबर सुनने के लिए मिलेगी। वह लोग इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, तभी हमें दीवार के ऊपर से बहुत सारे लोगों को चढ़ते हुए दिखाया जाता है। जितने भी लोग दीवार चढ़ रहे होते हैं वह सारे तुरंत ही कूदकर उन सभी के सामने आ जाते हैं। इसे देखकर मुजिंग और 2300 दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मुजिंग और 2300 दोनों ही तुरंत इन सभी लोगों को रोकने लगते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ये एक एम्बुश है, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। ने में मुजिंग का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग ये जो ऊपर आए थे वह सारे नॉर्थर्न सेक्ट के लोगों को मारते जा रहे थे। ये देखकर मुजिंग कहने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 2300 भी उन लोगों को रोकने में लगा हुआ था और कहने लगता है, ये सब कुछ तभी होना था जब हमने गार्ड की शिफ्ट को चेंज कर दिया था। उसके बाद वह सारे लोग जिस जगह पर फाइट कर रहे थे, इतने में एक तेज अटैक उस जगह पर आता है और एक हिस्से को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर यह है कौन। यह होती है हासियोल और उसके साथ बिल्डर नाम ग्यंग हुई। हासियोल आते हुई कहने लगती है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से एकदम से ही घुस आने की। बिल्डर नाम ग्यंग हुई वह भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है और कहने लगती है, डीमंस ने अब इस जगह पर आना भी चालू कर दिया है। मुजिंग जैसे ही इन दोनों को इस जगह पर देखता है, उसके चेहरे से घबराहट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगले ही सीन में हासियोल को दिखाया जाता है, जिसका गेटअप पूरी तरह से चेंज हो गया था। हासियोल तुरंत ही अपना एक अटैक व्हाइट नाइट क्रिस्टल मॉडर्न और दूसरी तरफ से नांग ग्योंग हुई वह भी अपना एक अटैक स्ट्रॉम स्टाफ का यूज सीधा ही उन लोगों के ऊपर कर देते हैं। इसके बाद फिर से हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। देक्योंग लगातार ही आगे बढ़ता जा रहा था, लगातार ही अपने तीर चलाते जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से डैम जियोक्सिम उसके सारे हमलों को इस तरह से अलग करता जा रहा था जैसे कि किसी मच्छर को मार रहा हो। और माँ देक्योंग की एक भी एरो वह डैम जियोक्सिम को छू भी नहीं पाती। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में पहुंच गए थे। जियोक्सिम जैसे ही माँ देक्योंग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तुरंत ही अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और यह अटैक यह सीधा ही माँ देक्योंग के पास में पहुंच गया था। माँ देक्योंग भी तुरंत इस चीज को नोटिस कर लेता है और अगले ही पल उसने अपने कंधे पर जो सुअर टाक रखी थी, तुरंत ही उस ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और डैम जियोक्सिम के अटैक को रोक देता है। माँ देक्योंग वह डैम जियोक्सिम को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इसे देखकर डैम जियोक्सिम अपने आने कहने लगता है, आखिर इस कमीने को तो देखो, वह अच्छी तरह से मेरा सामना कर पा रहा है। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के पिलर्स या उनके अलावा कोई और भी ऐसा था जो कितना ज्यादा पावरफुल था। में मूसियम को दिखाया जाता है क्योंकि डैम जियोक्सिम के बिल्कुल ऊपर आ गया था और वह अपना एक अटैक ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का यूज करते हुए सीधा ही डैम जियोक्सिम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल डैम जियोक्सिम को दिखाया जाता है जिसने कि माँ देक्योंग को पीछे की तरफ धकेल दिया होता है। दूसरी तरफ से उस यंग के अटैक को रोकने लगता है और यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि माँ देक्योंग से यह भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ। लेकिन इसके बाद स्योंग और डैम जियोक्सिम को दिखाया जाता है कि अभी भी एक दूसरे को पीछे हटाने में लगे हुए थे। लेकिन डैम जियोक्सिम वह कोई इतना आसान अपोनेंट भी नहीं है, कितनी आसानी से हार मान जाए। वह तुरंत ही स्योंग को पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन इतने में उसका सामना करने के लिए उंगच्योर अपना एक अटैक, ये वही टेक्निक है जो कि उंगच्योर को जिन्मू के फादर ने सिखाई थी, 3 फंडामेंटल कल्टीवेशन टेक्निक, उसका यूज करते हुए सीधा ही डैम जियोक्सिम के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन डैम जियोक्सिम उसे भी आते हुए देख लेता है और तुरंत ही अपने एक अटैक से उसे भी दूर फेंक देता है। डैम जियोक्सिम का जैसे ही ध्यान होंगच्योर के ऊपर होता है, देक्योंग तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और अपनी एक टेक्निक थंडर स्लॉटर डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए डैम जियोक्सिम के ऊपर अटैक कर देता है। डैम जियोक्सिम तुरंत ही उसे नोटिस कर लेता है और कहने लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, एक ही झटके में तुम्हें पूरी तरह से मार दूंगा। ना कहते ही वह अपने माना का या फिर आप QI भी कह सकते हो, उसका यूज करते हुए अपना एक अटैक नसिंग स्फेयर मेंटल आर्ट का यूज सीधा ही उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह तीनों ही उर्फी के चले जाते हैं। यह तीनों लोग जो कि एक एक करके उस एनर्जी के प्रेशर से पीछे की तरफ हटते जा रहे थे। डैम जियोक्सिम तुरंत ही अपने एक और अटैक रेड जेड ब्रेकिंग आर्ट का यूज भी कर देता है, इसकी वजह से एक तेज लाइट जमीन से सीधा आसमान को छू जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है सबसे पहले सियोंग को जो कि दूर पड़ा हुआ था और इसी तरह की हालत थी होंगच्योर की, वह भी दूर पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद माँ देक्योंग को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ डैम जियोक्सिम ने काट दिया था, लेकिन माँ देक्योंग ने अपनी स्वॉर्ड डैम जियोक्सिम के आर पार कर दी थी। माँ देक्योंग डैम जियोक्सिम से कहने लगता है,
इतना ही लंबा समय हो गया था जब तुम्हारी उन घटिया प्लानिंग्स की वजह से हमारे सेक्ट लीडर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर सेक्ट लीडर का उस समय पर ऑर्डर नहीं होता तो मैं उसी समय पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया। तुम इस पल को अच्छे से याद कर लो। उक्चियन वन का ब्लड थ्रस्टी डीमन वैसी समय का इंतजार कर रहा था। डैम जियोक्सिम इसे सुनते ही कहने लगता है, तुम बास्टर्ड अपनी बकवास बंद रखो। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वंस की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने के। लेकिन इतने में होंग चियोर के साथ मूसियोंग भी आ जाता है और दोनों ही अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देते हैं। के बाद तीनों ही लोग जोर लगाते हैं और डैम जियोक्सिम की बॉडी को कई सारे टुकड़ों में बांट देते हैं। के बाद हमें जीमेन हुआ और जिनवॉल को दिखाया जाता है। यह दोनों अभी भी एक दूसरे से माइंड गेम खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पर हाँ, जिनवॉल से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे काफी ज्यादा घुटन महसूस हो रही हो। जीमेन हुआ उसकी हालत को देखते हुए कहने लगता है, अब बस एक फॉर्मेशन और बची हुई है। ना कहते ही जीमेन हुआ फिर से अपने हाथ का इशारा करने लगता है। जिनवॉल जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है, लानत है, ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से जाएगी। जीमेन हुआ फिर से अपनी एक और फॉर्मेशन बनाने लगता है और कहता है, क्या तुमने सचमुच मेरे लिए बस इतना ही तैयार किया था? तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश कर दिया है। तुम देखने में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, फिर आखिर अब क्या हुआ? न कहते ही जिमेन हुआ फिर से अपनी एक और बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगले ही पल हमें जिनवॉल को दिखाया जाता है। अपनी गर्दन पूरी तरह से नीचे झुका रखी होती है और वह हंसने लगता है। जिनवॉल अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगता है, वो तो तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? इसे कामयाब करने में काफी ज्यादा मेहनत की थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस पल को कामयाब करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी? तो सोच रहा था कहीं मेरी नसें पूरी तरह से डैमेज ही ना हो जाए। तो फिर आखिर मुझे बताओ, तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? क्या यह काफी था? लेजेंडरी समन कहे जाने वाले जीमेन हुआ के खिलाफ जीमेन हुआ पूरी तरह से एक ही जगह पर एक पुतला बनकर रह गया होता है। उसकी बॉडी के ऊपर जिनवॉल की फॉर्मेशन आ गई थी। जीमेन हुआ इसे देखते हुए कहने लगता है, मेरी बॉडी? जिनवॉल हंसते हुए कहने लगता है, केवल तभी जब काउंटलेस फॉर्मेशन पूरी तरह से बिखर जाती है। हमारा अपोनेंट तभी वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। जो ट्रैप हमने उसके लिए बिछाया है वह उसमें पूरी तरह से फंसता चला जाता है। तुम अपनी ही चाल में अपने आप को पूरी तरह से फंसाते हुए चले गए। फिर आखिर मुझे बताओ, मैं कैसा लगा एक छोटी सी फॉर्मेशन में इस तरह से फंसते हुए? क्या यह तुम ही नहीं थे जो कि पहले बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था? और अब इसी तरह से अभी तक तो जिनवॉल के पसीने छूट रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ जीमेन हुआ के पसीने छूट रहे होते हैं। जीमेन हुआ जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता तभी उसकी तरफ हमें दो पैरों को दिखाया जाता है बड़ी तेजी से आते हुए। कोई आता है, वह सीधा ही जीमेन हुए का गले को एक ही झटके में काट कर अलग कर देता है। यह होता है क्वांग मूसियोंग, जो कि कहने लगता है, जीमेन हुआ, तुम्हारी इस 3 इंच की जुबान ने पूरी मार्शल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया है। हमारे नॉर्थ चियोनान को लीड करना और 4 ग्रेट लॉर्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करना और खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता कि मैं कितने दिनों से तुम्हारे इस सर को चाहता था। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी इसके बारे में समझ ही पाओगे। जिमेन हुआ पूरी तरह से जमीन पे गिर गया होता है। क्वांग मूसियोंग आगे कहने लगता है, इसमें सचमुच जितना हमने इसके बारे में सोचा था उससे काफी लंबा समय लग गया। इतने में हमें किसी शख्स के पैरों को दिखाया जाता है कि बड़ी तेजी से भागते हुए आगे जा रहा होता है। यह होता है जिन्मू, जो कि सभी लोगों के बीच से निकलते हुए एक तरफ जा रहा होता है। सभी लोगों का ध्यान पूरी तरह से जिन्मू के ऊपर होता है। जिन्मू जैसे ही आगे जा पाता उससे पहले ही 2 गार्ड उसके सामने आ जाते हैं कि वह जिन्मू को वहीं पर रोक सके। लेकिन इतने में मूसियोंग तुरंत ही जिन्मू के सामने आ जाता है और उन दोनों गार्ड को वहीं ठिकाने लगा देता है और जिन्मू से कहने लगता है, मेरे लॉर्ड, आप आगे बढ़ो। जिन्मू भी मूसियोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन जिन्मू ज्यादा ना कुछ कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है मा दे क्योंग भी और साथ में अंकल हुआंग चियोल। जिन्मू आगे जा ही रहा होता है तभी 2 और गार्ड से रोकने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आ जाता है क्वांग मूसियोंग। एक ही झटके में दोनों गार्ड को पूरी तरह से निपटा देता है। क्वांग मूसियोंग जिन्मू से कहने लगता है, रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स उनके बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, बस आगे बढ़ते रहो। जिन्मू भी ऐसा ही करता है और आगे बढ़ने लगता है। जिन्मू का सारा ध्यान होता है म्योंग युल चैन के ऊपर, कि आराम से बैठा हुआ अभी भी अपने शिकार को पी रहा होता है। जिन्मू आगे जाते हुए म्योंग युल चैन के बिल्कुल पास में पहुंच गया था, लेकिन जिन्मू इससे आगे जा पाता उससे पहले ही आसमान में किसी शख्स को दिखाया जाता है। जिन्मू भी तुरंत ही उस शख्स को नोटिस कर लेता है। इसके बाद जैसे ही वह शख्स नीचे जमीन पर आता है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जमीन पूरी तरह से शेल्टर हो जाती है और जिन्मू को दिखाया जाता है। जिन्मू भी अटैक से बचने के चक्कर में पीछे हो गया था और सामने धूल के अंदर दिखाया जाता है एक शख्स को, क्योंकि ऐसे गुर्रा रहा होता है जैसे कि मानो कोई मॉन्स्टर हो।
जिन्हों जैसे ही उस शख्स को देखता है तो उस जिन्हों की आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि इनविंसिबल डायमंड फैमिली योंग युल चेन का फर्स्ट सन मू योंग मू सियोंग होता है। इसके अलावा यह वही शख्स है तो फॉरेस्ट के बीच में पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसी ने जिन्मू को शांत किया था। यह होता है जिन्मू का दोस्त। इससे ज्यादा मुझे सिर्फ इसके बारे में इतना याद है कि इसकी खुद की भी एक स्क्वाड है। स्टोरी थोड़ा सा पास्ट से शुरू होती है। दिखाया जाता है लीडर योंग को ने कि अपने एक मुक्के मारकर सामने के दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया था और साथ में इसके एक और लड़का था। हमें सामने दिखाया जाता है लड़की जो कि नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और कहने लगती है हमेशा से ही एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए। सामने देखते हुए कहने लगता है मैं हमेशा से ही आपके इन सारे मैटर से दूर रहा हूँ। मैं छोटे मोटे काम करके अपना टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो फादर। और सामने बैठा हुआ था म्योंग युल चैन में लीडर योंग के साइड में जो लड़का खड़ा हुआ था वह तुरंत ही लीडर योंग की गर्दन पर एक निडल को मार देता है। लीडर योंग को कुछ ही समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं और अपने साइड में खड़े लड़के को देखने लगता है जहाँ पर वह लड़का जो कि बुरी तरह से रोए जा रहा था। इसके बाद हमें इस निडल के बारे में बताया जाता है। इस निडल के बारे में बताया जाता है यह म्योंग फैमिली के फॉरबिडन हेवनली पनिशमेंट ब्रेन निडल है। योंग अपने आने कहने लगता है उन्होंने याक रैन को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जहां तक बात है इस कमीने मू हन के लिए इसे स्टेब्लिश्ड किया। जैसे ही योंग को यह निडल लगी थी तो उसका सर पूरी तरह से घूमने लगता है। दूसरी तरफ से मू हन जो कि अभी पूरी तरह से कांप रहा होता है, योंग तुरंत ही उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और हान से कहने लगता है तुमने बहुत अच्छा किया है मू हन। मुझे इसके बारे में पता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। अगर तुमने इसके लिए मना कर दिया होता तो आयरन ब्रिगेड को अब तक मार दिया गया होता। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। अगर वह मर गई होती तो कुछ भी काम नहीं आता, तो इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। ब्रिगेड के दूसरे मेंबर्स और अपनी फैमिली वालों को तुम उन्हें जीवन जीने के लिए खर्चा देना कभी मत भूल जाना। हन जैसे ही इन बातों को सुनता है वह और जोर जोर से रोने लगता है। उसी तरफ लीडर योंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें धीरे धीरे करके पूरी तरह से बंद होने लगती है। के बाद अब हमें थोड़ा और पास्ट का सीन दिखाया जाता है म्योंग फैमिली के हाउस को। इसके बाद बताया जाता है योंग युल चैन के वैसे तो सैकड़ों बच्चे थे, लेकिन उनमें से कितने तो ऐसे थे जो कि होने के दौरान ही मारे जाते थे, क्योंकि वे लोग कभी भी योंग युल चैन की क्यूआई से संभाल नहीं पाते थे। और म्योंग युल चैन का सबसे बड़ा बेटा म्योंग मू सियोंग वह जीवित बचे बच्चों में से एक है। म्योंग मू सियोंग एक काफी गर्म जोशीला वाला बच्चा था जो कि अपने आसपास के लोगों को काफी ज्यादा पसंद करता और उनकी देखभाल भी किया करता था। इसके बाद दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि किसी तरह के कुछ कपड़े में कर रहा होता है। यह होती है याक रैन। योक रैन के पास आता है और उसे कैंडी देते हुए कहने लगता है तुम्हारा नाम याक रैन है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से ही ये काम इतनी आसानी से हो पा रहा है। हम कैंडी को आगे देते हुए कहने लगता है आखिर तुम क्या कर रही हो, गलती से इसे खाओ, यह काफी ज्यादा मीठा है। याकरन जैसे ही इन बातों को सुनती है तो अपने आप कहने लगती है यंग मास्टर मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मेरे जैसी किसी पर्सन का नाम भी याद रख सकते हैं। और इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए कोई पीछे से देख रहा होता है। यह होता है सेंट्रल हेवनली अलायंस मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी गुआक दाई सॉन्ग। के बाद गुआक को दिखाया जाता है जो कि म्योंग युल चैन के सामने सर झुकाए बैठा हुआ था। म्योंग युल चैन उससे कहने लगता है गुआक मेरा सबसे बड़ा बेटा, उस बच्चे की बुद्धि और शारीरिक बनावट वह दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वह काफी ज्यादा भावुक है। वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि किसी के ऊपर भी राज कर सके। यही बात है जो कि मुझे काफी ज्यादा चिंता में डाल रही है। उसके बाद हमें सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर से बड़ी तेजी से भागते हुए किसी तरफ जा रहे होते हैं। यह होता है योंग के पास एक गार्ड भगा हुआ आता है और उसे कहने लगता है मास्टर हमने कई बार चीजों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, लेकिन अगर आप बार बार ऐसा ही करते रहोगे तो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से योंग जो कि बाहर आकर काफी खुश होता है, कहने लगता है बाहर की ताजी हवा यह सचमुच काफी ज्यादा अच्छी है। योंग अपने कोट को उतारते हुए कहने लगता है बाहर की दुनिया वह इतनी ज्यादा शानदार, कई सारे रहस्यमय चीजों से भरी हुई है, फिर आखिर कोई कैसे सिर्फ इन दीवारों के अंदर रह सकता है। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ अंदर ही बंद कर रह जाऊं, तो इसलिए चलो थोड़ा सा बाहर घूमते हैं। वो अपने कोट को नीचे फेंक देता है और वहां से जाते हुए कहने लगता है कोई भी मुझे फॉलो करता है तो चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अगर फिर भी फॉलो करना चाहते हो तो आ सकते हो। इसके बाद हमें सीधा बाजार का सीन दिखाया जाता है। हम एक जगह पर खड़ा हुआ डम्पलिंग्स खा रहा होता है और उसके पीछे उसके कई सारे दोस्त भी होते हैं।
उनका ध्यान सामने किसी चीज के ऊपर होता है। यह होता है एक बच्चा, इसके हाथ में कई सारे स्क्रोल थे। उससे कहने लगता है तुम्हें सचमुच पढ़ना इतना ज्यादा पसंद है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुक्स ला कर दूंगा। के बाद योंग इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। योंग को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता था कि चीजें आगे उसके लिए किस तरह से इंतजार कर रही है। ये बाद योंग जैसे ही एक दिन अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती है। इस सामने म्यांग फैमिली के गार्ड को दिखाया जाता है क्योंकि योंग के दोस्तों को मार रहा होता है। योंग जैसे ही अपने दोस्तों को इस तरह से मरते हुए देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती है। इतने में योंग को आवाज देता है ग्वाक, जो कि उसे कहने लगता है मास्टर आप वो हो जो कि आगे चलकर म्यांग फैमिली को पूरी तरह से लीड करेगा, एक एब्सोल्यूट रूलर बनकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करोगे। इसलिए आप जिस तरह की हरकत कर रहे थे आपको अब उस तरह की हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। लॉर्ड ने इसके बारे में कहा है जो भी रूल को तोड़ेगा उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आप तो इसके बारे में अच्छे से ही जानते हो। लेकिन ग्वाक आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही क्वांग उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया होता है उसे मारने के लिए। तो क्वांग तुरंत ही ग्वाक को एक चिपका भी देता है। इसके बाद ग्वाक को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराया हुआ दूर बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ से क्वांग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में उसे ही घूर रहा होता है। लेकिन क्वांग वह ग्वाक को मार पाता उससे पहले ही म्यांग युल चैन उसके बीच में आ गया होता है। उसने क्वांग को कुछ भी करने से रोक दिया था। म्यांग युल चैन वह क्वांग से कहने लगता है तुम बदमाश, तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नर्म हूँ। क्वांग जैसे ही म्यांग युल चैन को दिखता है तो उसे देखकर कहने लगता है फादर, लेकिन आखिर आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? आखिर आप कैसे किसी की लाइफ को इतने हल्के में ले सकते हो? मैं ऐसे अत्याचार को अब और ज्यादा नहीं देख सकता। फिर उन लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था उसके लिए उन लोगों को मौत की सजा मिल रही है? यह मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है। मुझे वह फ्रीडम नहीं मिल पाती इसकी वजह से मैं अच्छे से हंस के खुल अपनी लाइफ जी पाऊँ। इसके जैसे एक पीढ़े में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यह मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है। फिर भी मैं अपने फादर यानी कि आपके हर कहने को मान रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। ना मैंने कभी भी आपकी बात को टालना या फिर उसका विरोध किया है। मैंने म्यांग युल चैन के लिए उनका सबसे बड़ा बेटा होने के कारण ना मैं कर सकता हूँ, मैंने वह हर काम किया है। लेकिन फादर आप कभी भी तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं इस दुनिया के लोगों की तरह ही जीना चाहता हूँ और सभी लोगों को आजाद देखना चाहता हूँ। तो जमीन पर बैठ जाता है और रोते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ कि सारी इच्छाओं पर खरा उतरने के लिए। तो क्या मैंने अब तक जो भी कुछ किया था वह सब कुछ पूरी तरह से बेकार है? योंग युल चैन इस पर योंग से कहने लगता है एक शक्तिशाली कानून और बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम कामयाब नहीं रह सकते। यह वह पावर है जिसकी वजह से म्यांग फैमिली ने इस दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाई है। रूलर को पूरी तरह से निर्दयी होना चाहिए, उसे अपने ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। और यही तुम्हारा फेथ है म्यांग न्यूसियोंग। यंग और पूरी तरह से अनेबल हो अपने इमोशंस को समझने के लिए, लेकिन जल्द ही तुम इन सारी चीजों के बारे में समझ जाओगे। इतने में यंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसने अपने हाथों से ही अपने चेहरे को इतनी जोर से खुरच दिया था कि उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसा फेथ आखिर किसने मांगा था? कौन चाहता है ये सारी चीज? आखिर इन सारी चीजों की किसको जरूरत है? फादर आखिर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे इस तरह की चीजें कर सकते हो? हाँ तक कि आपने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं इस तरह की चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते ही तुरंत ही म्यांग युल चैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगले ही पल म्यांग युल चैन सिर्फ अपने हाथ का इशारा करता है, इसकी वजह से योंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। म्यांग युल चैन तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है और आगे कहने लगता है तो क्यों ना कम से कम इसे एक बार तो इन सारी चीजों के बारे में बता ही देना चाहिए ना। कहते ही बैम एक तेज का धमाका और योंग के शरीर के ऊपर दिखाया जाता है बहुत बड़े कट को, जिसकी वजह से योंग के शरीर से ब्लड का फव्वारा छूट पड़ता है। कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बताता है म्यांग युल चैन कितनी सारी कोशिशें करने के बाद भी म्यांग मूसियोंग यह बिल्कुल भी म्यांग फैमिली में नहीं रुका। वह चोरी छिपके उस जगह से गायब हो गया। अपने गहरे जख्मों के साथ म्यांग फैमिली को उसने पूरी तरह से अलविदा कर दिया और बिना एक भी निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गया। तो अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहाँ पर लीडर योंग वह जिन्हों के सामने खड़ा हुआ था और उसे देखकर गुर्रा रहा होता है। जिन्हों जैसे ही लीडर योंग को देखता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह काफी ज्यादा घबराया हुआ था। घबराया हुआ इसलिए नहीं था कि उसे डर लग रहा था, बल्कि वह अपने फ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था और कहने लगता है करंट ब्रिगेड लीडर योंग, तो आप भी म्यांग युल चैन के ही हो? जिन्हों म्यांग युल चैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है फिर तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो?
यहाँ तक कि तुम हर एक को अपने सिर्फ एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हो। म्योंग युल चैन, तुम्हें एक इंसान के रूप में भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद म्यूल युन चैन को दिखाया जाता है कि चेहरे पर एक स्माइल होती है और वह सिर्फ म्यूजियम का नाम लेता है। ऐसे ही योंग के कानों के अंदर उसकी आवाज जाती है तो वह तुरंत ही जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। के बाद जिस जगह पर जिन्हों था वहां पर एक तेज ब्लास्ट होता है और जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही उस अटैक से पीछे की तरफ हट गया होता है। योंग के अटैक का प्रेशर वह इतना ज्यादा था, एक पंच से ही जमीन पूरी तरह से शेल्टर हो जाती है। इसके बाद योंग फिर से जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से जिन्हों की तरफ आगे बढ़ गया होता है। जिन्हों जैसे ही योंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसे देखकर कहने लगता है, क्या यह ब्लड डीमन माइंड की वही है? यह जनरली इंसान के अंदर सिर्फ दो ही तरीकों से जगाई जा सकती है, पहला तो किसी ड्रग्स का यूज करके या फिर दूसरा मर्डरस टेक्निक सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट का यूज करते हुए। लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आयरन ब्रिगेड लीडर योंग जैसे किसी पर्सन को इस तरह से कम्प्लीटली सबड्यू करना भी उसकी विल वह काफी ज्यादा धुंधली है। योंग युल चैन की विल के सामने, लेकिन अभी भी उसकी डीप माइंड के अंदर कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस वह अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। मुझे इसे पकड़ना होगा, इसे सबड्यू करना होगा। लेकिन आखिर वह कहाँ हो सकते हैं? म्योंग फिर से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो इस बार भी उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ गया होता है। जिन्वो आगे कहने लगता है, अगर मुझे उसकी लाइफ को इंड्योर करना है तो मुझे इंटरफेयर करना होगा उसकी मेजर आर्टरीज में, लेकिन इसकी वजह से इसका दिमाग भी डैमेज हो सकता है और इसकी डिग्रेशन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन साथ ही इसकी यह आक्रामक पावर, इसे भी इतनी आसानी से नहीं दबाया जा सकता। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो इसके माइंड का बैलेंस में पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, इससे ब्रिगेड लीडर उनके माइंड पर भी असर पड़ेगा। आखिर किसने इसके बारे में सोचा था कि 1000 पॉइजन पवेलियन लीडर उनकी ब्लड आर्ट है मेरे इस जगह पर इतने अच्छे से काम में आएगी? कौन इसके बारे में सोच सकता था? के बाद जिन्हों तुरंत ही अपने फिंगर पर अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है। इसके बाद कहने लगता है, स्वॉर्ड बैलेंसिंग पॉइंट न कहते ही तुरंत ही उसके पीठ के ऊपर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को फील करने लगता है। योंग वह अभी भी इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि वह फिर से जिन्मो के ऊपर अटैक कर देता है। वो इस बार भी उसके अटैक से डॉज करके पीछे उसकी तरफ आ गया होता है, सीधा ही उसकी चेस्ट के बीच में 100 कन्वर्जन पॉइंट को दबा देता है। लेकिन लीडर योंग वह यहीं पर नहीं रुकता है, वह फिर से जिन्मो के ऊपर अपने डिमोनिक ड्रैगन क्लॉ का यूज करते हुए अटैक कर देता है। लेकिन जिन्मो इस बार भी उसके अटैक से डॉज करके ऊपर की तरफ आ गया होता है। जिन्मो तुरंत ही उछलकर लीडर क्वान के कंधों पर बैठ गया होता है। इसके बाद फिर से अपने फिंगर्स के अंदर इसी तरह की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और इसके बाद लीडर क्वान के सीधा हेड पिलो पॉइंट के ऊपर अटैक करता है। इसकी वजह से लीडर क्वान वह एक जोरदार चीख मारता है। वो इसे देखकर अपने मन कहने लगता है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है ओनली पनिशमेंट माइंड आर्ट्स है। अगर मैं सही हूँ तो क्वान के अंदर यह एनर्जी काफी लंबे समय पहले डाली गई होगी। योंग युल चैन आखिर वह योंग को रोकने के लिए इतने लंबे समय पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद जिन्हो तुरंत ही लीडर योंग के कंधों के ऊपर से नीचे उतर गया होता है। जिन्हो के उतरते ही लीडर योंग वह नीचे गिरने लगता है। जिन्हो इसे देखते ही कहने लगता है, बस आखिरी वाला और। लेकिन इसके बाद म्योंग युल चैन को दिखाया जाता है, जैसे ही वह जिन्हो को देखता है तो उससे कुछ चीज क्लिक हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से जिन्हो जे कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुरंत ही लीडर योंग के हार्ट पॉइंट के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से ओपन कर देता है। कि ऐसा करते ही लीडर योंग के अंदर से एनर्जी की फॉर्म में व्हाइट स्मोक बाहर निकलने लगता है। लीडर योंग नीचे गिर पाता उससे पहले ही जिन्हो आकर तुरंत ही उसे पकड़ लेता है, उसे पूछने लगता है क्या वह ठीक है। लीडर योंग इस पर जिन्हो से कहने लगता है, जिन्हो जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था तो लास्ट में म्योंग युल चैन उसने मेरा इस तरह से यूज किया है, लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, तुमने समय रहते ही मुझे रोक दिया। में जिन्हो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो सामने से एक अटैक लीडर योंग और जिन्हो दोनों की तरफ ही आ रहा होता है। जिन्हो भी इस अटैक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत ही लीडर योंग को अपने पास से दूर कर देता है। और उस अटैक की पावर वह इतनी ज्यादा थी कि वह एक पूरे माउंटेन को बीच से काटता हुआ अलग चला जाता है। यह अटैक किया होता है म्योंग युल चैन ने, क्योंकि जिन्हो से कहने लगता है, अगर मैं अपने पूरे होश में हूँ तो मैं तुम्हारे अंदर से साइलेंट नाइट लीडर की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। म्योंग युल चैन उस तरफ देख रहा होता है जहाँ पर जिन्हो था और कहने लगता है, जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था तो तुमने साइलेंट नाइट लीडर की एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। और दूसरी तरफ से जिन्हो जो कि धूल के अंदर से बाहर आ रहा होता है, जिन्हो तुरंत ही अपने बाजुओं को ऊपर चढ़ाने लगता है और उसके हाथ में होती है उसकी सनफ्लावर। ये देखकर म्योंग युल चैन कहने लगता है, तो तुमने नई स्वॉर्ड बनाई है, लेकिन यह स्वॉर्ड भी पूरी तरह से यूजलेस है।
सचमुच मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़कर सब कुछ खुद ही संभाल लूं। पूरी तरह से बेकार और कचरे से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। देख रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बच्चा वह कितनी ज्यादा शरारत कर रहा है। जिन्मो उस पर म्योंग यूलचेन से कहने लगता है, तुम हमेशा ही यूजफुल और अनयूजफुल के बीच में अंतर करते रहते हो, यहाँ तक कि तुमने जिंदा चीजों को भी इसके अंदर झोंक दिया है। म्योंग यूलचेन इस पर जिन्मो से कहने लगता है, यह दुनिया केवल उन लोगों की है जिनके अंदर पावर है और जो लोग शासन करना जानते हैं। तो मुझे बताओ, रूलर को इस दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए इसके अलावा और क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसे यूजफुल अनयूजफुल के बीच में डिवाइड करना चाहिए। हम उन्हें फंडामेंटल कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड करके पूरी तरह से व्यस्त कर सकते हैं। म्योंग यूलचेन जिन्मो से आगे कहने लगता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि एक रूलर का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर तुम इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हो और मेरी उम्र तक पहुंच सको, मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में समझ सकोगे चीजों के बीच में अंतर किस तरह से किया जाता है। अभी तुम एक अच्छे रूलर बन सकते हो। इसी वजह से तुम्हें यह मौका कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जगह आज तुम्हारी कब्र बन जाएगी। जिन्मो तुरंत ही म्योंग यूलचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और कहने लगता है, डैम सूचियन और लीडर योंग से लड़ने की वजह से पहले ही ताकत काफी ज्यादा जाया हो गई है। जितनी ज्यादा देर करता रहूंगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि पहला कदम मुझे ही उठाना होगा। जिन्मो जो कि आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर बहुत तेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इतना ज्यादा कि जिन्मो पूरी तरह से जमीन में दब जाता है और अपने आप में कहने लगता है, उसकी एनर्जी आखिर वो कितनी ज्यादा है। यह सोचना कि उसकी एनर्जी वह इतना ज्यादा वह पैदा कर देगी जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं हिल भी नहीं सकता। ऐसा लग रहा है मानो मेरी हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन कभी भी पूरी तरह से फट सकते हैं। म्योंग यूलचेन जिन्मो की तरफ आगे बढ़ते हुए जिन्मो से कहने लगता है, आमतौर पर मुझे काफी ज्यादा मजा आता है थोड़ी सी उम्मीद देने के बाद उस उम्मीद को पूरी तरह से कुचलने में। इससे पहले किसी व्यक्ति को ह्यूमिलेशन, पावरलेसनेस यानी कि बिना पावर के बहुत ज्यादा कमजोर, हार, भय, दुख सभी में जब कोई व्यक्ति होता है तो मुझे काफी ज्यादा आनंद आता है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी उस वाले मूड में नहीं हूँ, इसलिए अब समय आ गया है मैं यहाँ पर सारी चीजों को पूरी तरह से साफ कर दूं। तो अब आगे दिखाया जाता है म्योंग यूलचेन को, जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसके पंच की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। म्योंग यूलचेन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, तभी पीछे से दिखाया जाता है जिन्मो को, जो कि उससे फाइट करने के लिए उसके पास आ गया होता है। यहाँ पर जिन्मो यूज करता है शैडो इंटरनल आर्ट, हेवन ऑब्लिटरेटिंग डीमन शैडो ब्लेड की लास्ट फॉर्म को, बाउंडलेस को, और इसकी वजह से जिन्मो की सनफ्लावर वह पूरी तरह से चमक रही होती है। जिन्मो का अटैक जैसे ही म्योंग यूलचेन को लगता है तो म्योंग यूलचेन इसकी वजह से दूर खिसकता हुआ चला जाता है। लेकिन इसकी वजह से दिखाया जाता है उसके हाथ पर थोड़ी मोड़ी खरोचे ही आई थी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगले ही पल म्योंग यूलचेन अपने आप को पूरी तरह से अंधेरी जगह में पाता है और कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने इसके बारे में सोचा था। इतना कहते हुए म्योंग यूलचेन जैसे ही आगे बढ़ पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है उसकी पेट के ऊपर जिन्मो ने अपनी स्वॉर्ड से कट मार दिया होता है। म्योंग यूलचेन आगे कुछ संभल पाता उससे पहले ही जिन्मो ने फिर से उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से उसकी गर्दन के अंदर से खून का फव्वारा छूट जाता है। म्योंग यूलचेन इस पर कहने लगता है कि यहाँ पर डिफेंस शील्ड क्यूआई वह किसी काम की नहीं है। यह जगह तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब कुछ इसकी वजह से है कि तुम इनविंसिबल रेलम तक पहुंच गए हो। और दिखाया जाता है जिन्मो ने म्योंग यूलचेन की बॉडी पर बहुत सारे स्लैश मार दिए होते हैं। म्योंग यूलचेन उन्हें खाते हुए कह रहा होता है, यह तो सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यह सोचना कि तुम इस रेलम तक पहुंच जाओगे, मुझे यह दर्द यह पता नहीं कब से महसूस नहीं हुआ है। यह सचमुच काफी ज्यादा रोमांचक है। तुम सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। लेकिन मुझे अपनी दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसे लोगों के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। म्योंग यूलचेन की बॉडी से ब्लड निकलता जा रहा होता है और कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि मैं अपनी क्यूआई शील्ड को भी पूरी तरह से उजागर नहीं कर सकता। क्या तुम सचमुच अभी भी इतना ज्यादा गहरा घाव नहीं कर सकते जो कि मेरे लिए खतरनाक हो सके? तुम्हारे एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर भी जिन्मो अभी भी लगातार कट मारे जा रहा होता है। म्योंग यूलचेन इस पर कहने लगता है, अपना इसमें सब कुछ झोंक डालो और जितना हो सके उतना गहरा कट देने की कोशिश करो। इसके बाद जिन्मो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन भले ही यह अपनी क्यूआई शील्ड को खोल नहीं पा रहा हो, फिर भी मैं इसके ऊपर आसानी से प्रहार नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बॉडी वैसा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतने में दिखाया जाता है म्योंग यूलचेन जिसने कि जिन्मो की गर्दन को पकड़ लिया होता है और उसे कहने लगता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाओ? जिन्मो भी उसके हाथों में पकड़े जाने की वजह से पूरी तरह से बेबस होता है। म्योंग यूलचेन उससे आगे कहने लगता है,
सभी क्रिएशंस का सोर्स, वह सब कुछ पूरी तरह से बेकार है। सिर्फ तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाती है। क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में डिफरेंस को बस यही अंतर होता है एक गॉड के लिए। एक एब्सोल्यूट गॉड, इसी को बनना कहते हैं। वह पूरी तरह से क्रिएट कर सकता है स्टेटस और अथॉरिटी को। दुख और अभाव यह सिर्फ सफरिंग का कारण बनते हैं, जबकि दूसरी और स्थिरता और दिखता से ऊब उत्पन्न होती है। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यह पूरा संसार कैसे एंजॉय कर सकता है इतने बड़े एरा के अंदर जगह और अथॉरिटी को? यह सब कुछ मेरी ओमनीसेंस और ओमनीपोटेंस के कारण है। इसका मतलब है मेरी सर्वज्ञता और सर्वशक्ति। और इतना कहते ही 10 ग्रेट लिमिटलेस प्लाम आर्ट का यूज सीधा ही जिन्मों के ऊपर कर देता है। तो इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हो। इसके बाद हमें जिन्मों को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक को खाने की वजह से पीछे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है उस जगह पर जहां पर मू सियोंग उस अटैक की चपेटे में आ गया होता है। उसने जिन्मों को बचाने के चक्कर में वह अटैक अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से मू सियोंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और इसे देखकर यह ओल्ड लेडी, जिसका कि मैं नाम भूल चुका हूँ, यह काफी ज्यादा चौंक गई होती है। म्योंग युल चैन जैसे ही इस लेडी को देखता है तो कहने लगता है, सभी ने कहा था कि तुम पूरी तरह से लापता हो गई हो, किसी को तुम्हारे बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला था, तो तुम अभी भी जिंदा हो, वो भी नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के अंदर। म्योंग ग्यून हुई नाम गंग हुई तुरंत ही म्योंग युल चैन के ऊपर अटैक कर देती है और उसे कहने लगती है, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ पहले ही हो चुका है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कब अलग हो जाना है, तुम्हें तो यहाँ तक कि यह भी नहीं पता, तुम बूढ़े राक्षस कहीं के। और इसके बाद हमें जिन्मो को दिखाया जाता है जिसने कि मू सियोंग को अपने हाथों में पकड़ रखा था। मू सियोंग जिन्मो से कहने लगता है, नॉर्थर्न हेवंस के 4 ग्रेट उन्होंने की ऑर्डर लागू किया था कि आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया। जिन्मो इस पर मू सियोंग से कहने लगता है कि अपने शब्दों को थोड़ा सा संभाल कर रखो, तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए तुम्हारी ब्लीडिंग को रोक सकता हूँ। अगर तुम टैंक क्लैन के ट्रीटमेंट को रिसीव कर लेते हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन उससे पहले ही मू सियोंग वह जिन्मो का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, मैं अपनी बॉडी की कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि अब इससे निकल पाना वह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका साथ बस इतना ही दे सकता था। जिन्मो इस पर उसे कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतने कमजोर शब्द आखिर किस लिए, तुम्हें लास्ट तक मेरे साथ रहना है। मू सियोंग इस पर कहने लगता है कि अब समय आ गया है अपने ब्रदर क्वान हो के पास वापस जाने का, उनके साथ मैंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, क्वान हो जिन्मो का फादर है, नॉर्थर्न हेवंस के 4 ग्रेट। मैं अपने आप को सचमुच काफी ज्यादा दोषी मानता हूँ अपने भाइयों के पहले से चल रहे विश्वासघात को ना देख पाने के कारण, जैसे कि क्वान होने कहा था, इस यात्रा के कारण, लास्ट तक आपके साथ ना खड़ा होने पाने के कारण, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जीते, वो भी शांति से सेक्ट लीडर। और इतना कहते ही मू सियोंग वह जिन्मो के हाथों के अंदर ही अपना दम तोड़ देता है। जिन्मो ने मू सियोंग को गले लगा लिया होता है और कहने लगता है, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को एक बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार किया और मेरी रक्षा की, मैं अकेला नहीं था, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं भी उम्मीद करूंगा कि तुम शांति से आराम करो, एल्डर मू सियोंग। और इतना कहते ही जिन्मो को दिखाया जाता है जिसने कि अपनी सनफ्लावर को फिर से पकड़ लिया होता है। जिन्मो जैसे ही अपनी सनफ्लावर को उठाकर फाइट करने के लिए तैयार होता है तभी सामने दिखाया जाता है नामगंग को, जिसे कि म्योंग युल चैन ने अपने हाथों पे उठा रखा था। म्योंग युल चैन ने अपने हाथ को नामगंग के बिल्कुल आर पार कर दिया होता है। म्योंग युल चैन ग्वान हुई से कह रहा होता है, तुम इतनी ज्यादा प्रिटी और क्यूट थी, आखिर किसने इसके बारे में सोचा था कि तुम इस तरह से एक चालाक लोमड़ी बन जाओगी। म्योंग युल चैन आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही एक एनर्जी उसके हाथों से ग्वान हुई को लेकर चली जाती है। यह होता है जिन्मो जिसने कि म्योंग युल चैन के हाथों से उसे उतार लिया होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ग्वान हुई को वह भी मर चुकी होती है। जिन्मो से देखे जा रहा होता है और कहने लगता है, भले ही 9 में से एक ही क्यों ना थी, उन्होंने मुझे और नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को बहुत ज्यादा पावर प्रदान की थी, तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। इतने में हमें दूसरी तरफ से म्योंग युल चैन को दिखाया जाता है जो कि जिन्मो की तरफ अटैक करते हुए कहने लगता है, नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के बच्चे, अभी दुखी मनाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, जल्द ही तुमसे जुड़ी हर चीज गायब हो जाएगी। लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक अटैक सीधा ही म्योंग युल चैन को आकर लगता है। और यह आर्म गार्ड, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हो आखिर ये किसका है। दिखाया जाता है म्योंग युल चैन को जो कि जमीन को फाड़ते हुए काफी दूर खिसकता हुआ चला गया होता है, लेकिन इसकी वजह से भी म्योंग युल चैन को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा होता, वह फिर से खड़ा होने लगता है। म्योंग युल चैन वह कहने लगता है कि ओह तो ये बात है,
तभी मैं इसके बारे में सोच रहा था, आखिर इस कमीने जिनमू वॉन इस तरह का महसूस क्यों कर रहा था। मैं काफी ज्यादा फेंट एनर्जी को महसूस कर रहा था। तो यह तुम हो नाइट लीडर। तो तुम दोनों बास्टर्ड ने ही नाइट लीडर की पावर को आपस में शेयर किया है। तो अब हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन्मू और डैम सूचियन दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पूरी ताकत से टकरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है जिन्मू के फेस के पास डैम सूचियन का मुक्का आ गया होता है, लेकिन जिन्मू ने अपनी स्वॉर्ड को डैम सूचियन की गर्दन पर रख रखा था और यहाँ पर पता लगा था कि डैम सूचियन वह जिन्मू के हाथों से हार गया था। जिन्मू डैम सूचियन से कहने लगता है कि भले ही हम दोनों का रास्ता वह अलग अलग हो, लेकिन हम दोनों का गोल तो एक ही है। मैंने भी किसी अपने को खोया है और मैं अभी दुख को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं नहीं कहूँगा जो भी मैंने किया है वह सही है, ना ही मैं अपनी बातों के लिए किसी तरह की कोई सफाई दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दो, जब तक कि मैं इस हेल को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। हर चीज में लाइट और डार्कनेस दोनों होती है। मैं तो बस एक अंधेरे बादल की छाया हूँ, लेकिन ग्रेट वॉरियर डैन, तुम बिल्कुल लाइट की तरह हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे हीरो की जरूरत है। कारण चाहे जो भी हो, अंधकार के रूप में मेरी भूमिका, जिसने कि अनेक लोगों की जान ली है, वह यहीं पर खत्म होती है। अंधकार सिर्फ तब तक ही कायम है जब तक कि लाइट अस्तित्व में है। लाइट जितनी ज्यादा उज्जवल होगी, छाया उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। डैम सूचियन, तुम एक लाइट हो जो कि आगे चलकर सभी लोगों को लीड करोगे, तो इसलिए मेरी मदद करो। यहाँ पर चियन ने नाइट लीडर का पर्ल वह आधा डैम सूचियन के आगे कर दिया होता है। तो अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है, जहां पर जिन्मू और दूसरी तरफ से डैम सूचियन दोनों ही म्योंग युलचेन के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। डैम सूचियन और जिन्मू दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर अपना किसी तरह का सिग्नल देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमें म्योंग युलचेन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पर लगे हुए कट वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से रिकवर होने लगते हैं। और डैम सूचियन के साथ साथ जिन्मू दोनों ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं। म्योंग युलचेन जो कि अभी तक पूरी तरह से जख्मी था, वह एकदम से ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके अंदर से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी वह बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन जिन्मू के साथ साथ डैम सूचियन दोनों ही म्योंग युलचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। जैसे ही यह दोनों म्योंग युलचेन के पास पहुंचते हैं, तो म्योंग युलचेन ने फिर से अपनी शील्ड को सामने ला दिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का अटैक म्योंग युलचेन को नहीं लग पाता। डैम सूचियन वह म्योंग युलचेन से कहने लगता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर थी, फिर भी तुम पीछे बैठकर ही हेरफेर कर रहे थे, आखिर क्यों? इस पर म्योंग युलचेन उससे कहने लगता है, इतना ज्यादा बेवकूफ सवाल है, यह पूरी तरह से नॉर्मल है क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि लोगों का बिना किसी व्यर्थ के इसी तरह से मेहनत करना, इसे देखना है कितना ज्यादा अच्छा लगता है। यह इतना बड़ा सिनेमा हॉल जो कि मैंने मंच के पीछे से बैठकर इतनी मेहनत से बनाया था, उन लोगों को कष्ट में देखना, इसे देखना सचमुच बहुत ज्यादा आनंद देता है। जिन्मू और डैम सूचियन को इतना कहते ही दोनों को दोनों साइड फेंक देता है और इन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देता है अपनी लिमिटलेस 10 ग्रेट पाल्म आर्ट से, जिसकी वजह से यह दोनों ही काफी ज्यादा दूर गिर जाते हैं। म्योंग युलचेन आगे कहने लगता है, खुशी हमेशा ही अभाव से आती है, शांति के लिए इक्वालिटी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। इसलिए वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जिन्मू को दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच गया होता है। जिन्मू ने फिर से अपना एक और खतरनाक हमला सीधा म्योंग युलचेन के ऊपर कर दिया होता है, लेकिन इस बार भी म्योंग युलचेन को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी शील्ड को सामने लाकर जिन्मू के अटैक को रोक दिया था। म्योंग युलचेन आगे कहने लगता है, कोई व्यक्ति वह जितना ज्यादा पावरफुल चिंतित महसूस करता है, उतना ही अधिक वह हावी होना और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति वह भय के ऊपर काबू कर लेता है, तो वह पूरी तरह से एक अत्याचारी व्यक्ति बन जाता है। इतने में जिन्मू म्योंग युलचेन से कहने लगता है, आखिर तुम इस बात से इतना क्यों डरते हो म्योंग युलचेन? जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह पास्ट की बातों को सोचने लगता है, जहां पर क्वान हो वह म्योंग युलचेन के सामने खड़ा हुआ था। म्योंग युलचेन कहने लगता है कि वह बिल्कुल अपने फादर की तरह ही है, और दिखाया जाता है क्वान हो को, जो कि म्योंग युलचेन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या भगवान भी वह मौत से डरते हैं? मेरे सामने तो बस एक ही है जो कि भगवान बनकर बैठा है, लिमिटलेस जीवन से घिरा हुआ, मृत्यु से परे जीने में असमर्थ, साइलेंट नाइट और सेंट्रल हेवनली अलायंस, यह सारा वर्ल्ड। मुझे काफी देर से इसका एहसास हुआ कि यह सब कुछ इनविंसिबल वॉरियर की वजह से है, एक छोटे से मनुष्य के बिहाफ पर। जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, इस वर्ल्ड को ठीक रखना, भगवान ने इसे काफी ज्यादा गलत कर दिया है। म्योंग युलचेन कह रहा होता है, वह लड़का, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे माफ कर देगा, वह कमजोर, वह दूसरों को माफ नहीं कर सकता, माफ करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वह बास्टर्ड कहीं का
और अब प्रेजेंट में म्योंग युलचन कह रहा होता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं डर गया? मैं वह अस्तित्व हूँ जिसने कि समय को भी हरा दिया है। डर तो बस सिर्फ एक टूल है। इतना कहते ही म्योंग युलचन ने फिर से जिन्मो के ऊपर अपने लिमिटलेस हेवंस पियर्सिंग स्ट्राइक का यूज कर दिया होता है। इसे खाने की वजह से दिखाया जाता है जिन्मो को, जो कि काफी ज्यादा दूर फीका चला जा रहा होता है, लेकिन जिन्मो आगे जा पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है डैम सूचियन को, जो कि बीच में आकर जिन्मो को पकड़ लेता है। डैम सूचियन अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से जिन्मो को म्योंग युलचन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जिन्मो बड़ी स्पीड से उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इतने में डैम सूचियन वह भी म्योंग युलचन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बड़ी स्पीड में बढ़ जाता है। दिखाया जाता है म्योंग युलचन को, जो कि उनके सामने खड़ा हुआ था, और दोनों ही बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगले ही पल म्योंग युलचन वह अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का ही अटैक सिर्फ जाकर जमीन पर लगता है। जिन्मो और डैम सूचियन दोनों ही एक जगह पर खड़े होकर म्योंग युलचन को ढूंढ रहे होते हैं। डैम सूचियन जो कि इधर उधर म्योंग युलचन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जिन्मो उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली होती है ताकि वह म्योंग युलचन को सेंस कर सके। जिन्मो जो कि सेंस कर रहा होता है अगले ही पल अपनी आंखों को खोल लेता है, और दिखाया जाता है जिन्मो ने म्योंग युलचन के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक दिया होता है। डैम सूचियन भी इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से म्योंग युलचन उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। डैम सूचियन तुरंत ही जिन्मो के कंधे का सहारा लेता है और अपनी फिस्ट से म्योंग युलचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यह होता है डैम सूचियन के ऑल डायरेक्शनल सेंस असेंड हेवंस स्ट्रॉन्ग फिस्ट, जिससे कि उसने म्योंग युलचन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है म्योंग युलचन जिसने कि उल्टा डैम सूचियन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इतनी देर में दिखाया जाता है जिन्मो को, जो कि अपनी सनफ्लावर से म्योंग युलचन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन अगले ही पल म्योंग युलचन ने जिन्मो की स्वॉर्ड को फिर से अपने सिर्फ सिंगल हाथों से ही तोड़ दिया होता है। म्योंग युलचन जिन्मो से कहने लगता है, तुमने थोड़ी सी भी प्रोग्रेस नहीं की, भले ही तुम्हारे पास पावर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वॉर्ड को बनाने के लिए किस स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज किया गया है। यह सब कुछ मेरे खिलाफ पूरी तरह से बेकार है। वह इतना कहता ही है, अगले ही पल दिखाया जाता है म्योंग युलचन के हाथों को। म्योंग युलचन के दोनों हाथ वह कट गए होते हैं। इसे देखकर खुद म्योंग युलचन वह भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और दिखाया जाता है जिन्मो को, जो कि उसके ऊपर अटैक करके आगे आ गया होता है। और यह होती है जिन्मो की हार्ट स्वॉर्ड। म्योंग युलचन जैसे ही इस नजारे को देखता है तो कहने लगता है, क्या यह कमीना माइंड स्वॉर्ड के रिलम तक पहुंच गया है? भले ही वह माइंड रिलम तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, लेकिन फिर भी म्योंग युलचन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही डैम सूचियन उस जगह पर आ गया होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से डैम सूचियन का एक जोरदार पंच वह सीधा ही म्योंग युलचन को जाकर लगता है। इसकी वजह से दिखाया जाता है म्योंग युलचन को, जो कि पत्थरों को तोड़कर एक जगह पर पड़ा हुआ था। म्योंग युलचन सामने जिन्मो और डैम सूचियन को देखकर कहने लगता है, देखो इन लोगों को। और इतने में दिखाया जाता है दोनों ही बिल्कुल म्योंग युलचन के पास पहुंच गए होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि उनका अटैक म्योंग युलचन को लग पाता, म्योंग युलचन एक ही पल में दोनों को क्रॉस करके आगे की तरफ आ गया होता है। इसकी वजह से दिखाया जाता है जिन्मो और डैम सूचियन दोनों के ही ऊपर बहुत सारे कट लगने लगते हैं। म्योंग युलचन कहने लगता है, मैं पहले से ही इसके बारे में जानता था। मैंने पाया कि मैं अपनी बुरी आदतों के ऊपर अपना रिएक्शन देना पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसे पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। और म्योंग युलचन यहाँ पर अपना इनविंसिबल वर्ल्ड एनाहिलेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा ही खतरनाक एनर्जी वे बाहर की तरफ निकलने लगती है। इसके चपेटे में जिन्मो और डैम सूचियन दोनों ही आ गए होते हैं। म्योंग युलचन अभी भी लगातार ही अपनी एनर्जी को जमीन के अंदर से निकालता जा रहा होता है, लेकिन इतने में दिखाया जाता है दो हाथों को, जो कि पीछे से आकर म्योंग युलचन को पकड़ लेते हैं। म्योंग युलचन भी जैसे ही इसे देखता है तो वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, और म्योंग युलचन के पीछे दिखाया जाता है आयरन ब्रिगेड लीडर को, जो कि म्योंग युलचन का ही बेटा होता है। आयरन ब्रिगेड लीडर म्योंग युलचन से कहने लगता है, बस अब इसे खत्म कर दो। क्या तुम पहले से ही गॉड रिलम तक नहीं पहुंच गए हो? क्या तुमने पहले से ही अपने जीवन का बहुत ज्यादा आनंद नहीं ले लिया है? या तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जिससे कि तुम बहुत ज्यादा लगाव रखते हो? म्योंग युलचन इसे देखकर कहने लगता है, जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता था अपने बच्चे से, इसके पास औरों के मुकाबले में सच में बहुत ज्यादा पावर है। यह सोचना कि वह अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस तरह से बर्बाद कर रहा है। इसके बाद आयरन ब्रिगेड लीडर से कहने लगता है, मू स्योंग, तुमने कभी भी मेरे मोटिव को समझा ही नहीं था। आयरन ब्रिगेड लीडर इस पर कहने लगता है, तुम्हारा यह बेकार सा मोटिव, तुम्हारी यह बेकार सी पावर जो कि मुझे इनहेरिटेंस के रूप में मिली है,
मैंने अपनी पावर को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, लेकिन आखिर किसने इसके बारे में सोचा था चीजें इस तरह से अंत होंगी। आयरन ब्रिगेड लीडर अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है और यंग युलचेन से कहने लगता है, फादर बस अब बहुत है, अब चीजों को बंद करने का समय आ गया है। यंग युलचेन जैसे इसे देखता है तो कहने लगता है, एक ही जैसी पावर एक दूसरे का विरोध कर रही है, यहाँ तक कि यह मेरी खुद की एबिलिटी को भी नकार रही है। अगर मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का ज्यादा लंबे समय तक और बेकार तरीके से यूज करूंगा तो इससे मेरा खुद का जीवन भी खतरे में आ सकता है। यह हरामी है पूरी तरह से तैयार है मेरे जीवन को यहीं पर खत्म करने के लिए। यंग युलचेन आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही हमें दिखाया जाता है डैम सूचियन को, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। और दूसरी तरफ से आयरन ब्रिगेड लीडर जिसने कि यंग युलचेन को बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ था। युलचेन इन्हें देखकर कहने लगता है, यह दोनों कमीने कहीं के। इतने में डैम सूचियन जिसकी आंखें पूरी तरह से चमक रही होती है वह यंग युलचेन के पास अटैक करने के लिए पहुंच गया होता है, लेकिन दूसरी तरफ से यंग युलचेन उसने भी अपनी किसी तरह की पावर का यूज कर दिया होता है और उसके माथे के आगे लाइट चमकने लगती है। इसके बाद वहां पर होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और इसके बाद हमें डैम सूचियन को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ गिर रहा होता है। यंग युलचेन उसी की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, डैम सूचियन तुम कमीने। लेकिन इतने में उसका ध्यान जाता है पीछे की तरफ जहां पर डैम सूचियन गिर रहा होता है। जिन्मू बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। यंग युलचेन जैसे ही जिन्मू को देखता है तो कहने लगता है, क्या यह दोनों पहले से ही मेरी आंखों के अंदर धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे। और दिखाया जाता है डैम सूचियन के चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। में जिन्मू जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अगले ही पल जिन्मू जैसे ही माइंड स्वॉर्ड कहता है तो उसके हाथों के अंदर उसकी माइंड स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। यंग युलचेन जैसे ही इसे देखता है तो वह बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से आयरन ब्रिगेड लीडर को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन इतने में जिन्मू बिल्कुल यंग युलचेन के पास पहुंच गया होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड से यंग युलचेन के ऊपर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से दिखाया जाता है यंग युलचेन की बॉडी को जो कि 2 हिस्से में कट गई होती है। यंग युलचेन जिन्मू को देखकर कहने लगता है, जिन मूव ऑन। सब कुछ पूरी तरह से खालीपन जीने की इच्छा से शुरू करके मैंने अमरता प्राप्त कर ली, लेकिन अपने जीवन को मैंने पूरी तरह से खाली और मीनिंगलेस पाया। मैंने दुनिया के ऊपर राज करने के बारे में सोचा जस्टिस फैक्शन का यूज करते हुए, लेकिन मुझे वे सारी अचीवमेंट वह भी पूरी तरह से खोखली लगी। जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था, सबका अंत वह पूरी तरह से मीनिंगलेस है। यह सोचना कि इन छोटे बच्चों के साथ अपने लाइफ का इस तरह से अंत करना, अंत में यहाँ पर कुछ भी नहीं है जीरो के अलावा। इसके बाद मरते हुए यंग युलचेन अपने किसी बात के बारे में सोचने लगता है जहां पर वह कह रहा होता है, बच्चों आखिर तुम अपना बेस्ट क्यों नहीं करते, आखिर तुम क्यों नहीं समझते जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। मैं यंग युलचेन मैं सही था, मैं यंग युलचेन मैं आखिरकार मर रहा हूँ। उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और कहने लगता है, नहीं मैं यंग युलचेन हूँ, कभी नहीं मर सकता। यह कहानी हमेशा ही इसी तरह से दोहराती रहेगी। फिर से यहाँ पर एक और यंग युलचेन पर कट होगा हर कीमत पर। और इसी के साथ यंग युलचेन का चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट दिखाया जाता है। जिन्मू, डैम सूचियन और आयरन ब्रिगेड लीडर को जो कि तीनों ही जमीन पर पड़े हुए थे। जिन्मू बैठा हुआ अपने मन में कहने लगता है, तो फाइनली फादर आपका बदला पूरा हो गया। यह वह जीवन बिल्कुल भी नहीं था जो कि आप मेरे लिए चाहते थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि इतने सारे लोगों की जान कुर्बान हो जाए। आप तो बदला और पुनर्जन्म के इस चक्कर में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहोगे। आप जरा एक बार इसे देखिए फादर, मैं इतना ज्यादा उदास नहीं हूँ। फादर मैं इन लोगों को आपकी तरह बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। इसके बाद कहानी सुनाने वाला जाता है और बताता है कि इस दिन की वॉर को नॉर्थर्न हेवंस का सबसे बड़ा युद्ध कहा गया। इस ग्रेट वॉर के अंदर जहां पर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट, यूनाइटेड इनविंसिबल फैमिली, द सेंट्रल हेवनली अलायंस और साइलेंट स्काई सेक्ट, यह सभी एक दूसरे से भिड़ गए। नॉर्थर्न हेवंस का ग्रेट वॉर मार्शल आर्ट के इतिहास में सबसे खतरनाक वॉर के रूप में इसे दर्ज किया गया। इसमें दोनों पक्षों के 1000 से भी ज्यादा लोग मरे या फिर घायल हो गए। इसके बारे में सोच रहे थे कि यूनाइटेड फैमिली के साथ साथ सेंट्रल हेवनली अलायंस वह इसमें जीत जाएंगे। हालांकि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट ने इसमें जीत हासिल की। जियांगो इसकी वजह से पूरी तरह से सदमे में था और अब से जियांगो के अंदर एक नई हवा बहने वाली थी। जिनमू वन ने सेंट्रल हेवनली अलायंस को पूरी तरह से बेकार कर दिया, जिसने कि बहुत लंबे समय तक जियांगो के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था। अगर फिर से कोई सेंट्रल हेवनली अलायंस जैसा अत्याचार लोगों के ऊपर करेंगे तो उन्हें नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी सभी को पता चल गया कि लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए साइलेंट नाइट का निर्माण किया गया था और साइलेंट नाइट का मुकाबला करने के लिए नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट को बनाया गया था। और इस सबको पीछे से कंट्रोल कर रहे थे सेंट्रल हेवनली अलायंस, 9 सिटीज और 5 ग्रेट फैमिलीज
उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। उन्होंने 2 दशकों तक अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें टंग क्लैन किंचंग सेक्ट और एमआई सेक्ट को शामिल नहीं किया गया था। वो नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट से पूरी तरह से सहमत थे। जियांगो के अंदर हवा पूरी तरह से चेंज हो गई। अब वहां पर एक नए ऑर्डर को लागू किया गया जो कि पहले से किसी भी चीज से लिंक नहीं था। उभरना शुरू हुआ जबकि लोग पूरी तरह से बदलाव का आनंद ले रहे थे। वे लोग नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट से अभी भी भयभीत थे। कोई कुछ भी कहे, प्रेसिडेंट का लीडर वह नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट था। अगर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट अपना मन बना लेता है तो कुछ ही दिनों के अंदर 9 सिक्किज और 5 ग्रेट फैमिलीज वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जियांगो वह नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का बहुत बड़ा कर्जदार बन गया था, क्योंकि वे लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक जिन क्वान हो सभी लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। ये सभी लोग अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए थे कि इनको नहीं पता था कि नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट जिन मूवन कब इनके ऊपर हमला कर दे। लेकिन इन सभी की भविष्यवाणी में पूरी तरह से गलत साबित हुई। नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट वह पूरी तरह से गायब हो गया। हेवनली एम्परर डैम सूचियोन वह नई मुरिम अलायंस का लीडर बना। और इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची को, और उसके पीछे हमें दिखाया जाता है बैठे हुए जिन मूवन को, जो कि शांति से उन्हें देखे जा रहा होता है। यहाँ पर पता चलता है कि यह थी जिन मूवन की बेटी, जिसे देखकर जिन मूवन के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म।